नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज मोदी जी को 12 साल हो गए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और आज इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। इनफैक्ट आज एक एडिटोरियल भी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है। उसकी पेपर कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी पेपर कटिंग ज़रा दिखाइएगा आप बैक स्टेज में अभिषेक या जो भी है उसको दिखाइएगा ज़रा उस तस्वीर को, क्योंकि वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और एडिटोरियल लिखा है उन्होंने, एचडी देवेगौड़ा ने। और ये देखिए, मोदी सो सक्सेसफुल बिकॉज ही इज रिफ्लेक्टिव। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उनको ये कहा गया है कि नेहरू के पास इतने चैलेंजेस नहीं थे, इतनी चुनौतियां नहीं थी जितनी मोदी जी के पास हैं। इसलिए मोदी जी बहुत रिफ्लेक्टिव हैं। मोदी जी ओपन टू स्क्रूटनी है, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया उन पर कोई उदार नहीं है और बहुत उनकी ज़्यादा आलोचना होती है। प्रधानमंत्री नेहरू को केवल 1 दर्जन अखबारों का सामना करना पड़ता था, लेकिन मोदी जी को सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की हॉस्टिलिटी उसका सामना करना पड़ता है। फिर वो उनका ये भी कहना है कि 1952 में केवल 53 पार्टीज थी, अब बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं। उस समय पॉपुलेशन केवल कुछ 34 करोड़ थी, अब 40 करोड़ उन्होंने बताई, और अब देखिए कितनी पॉपुलेशन हो गई है। तो यानी कि मोदी जी उन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं जो कि जिन चैलेंजेस को नेहरू ने उनका सामना नहीं किया था। उसके अलावा अगर आप देखें आज सोशल मीडिया पर, तो जितने लोग हैं मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी कितने सफल प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश को कितना विकास दिया। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर हैं, इसी तरीके से मोहनदास पाई हैं। अनुपम खेर की आपको एक बाइट सुना देती हूँ कि आज एक ऐसे समय में मोदी जी की जमकर तारीफ हो रही है अखबारों में, जब मोदी जी चारों तरफ संकट से घिरे हुए हैं। और मोदी जी नहीं, पूरा देश संकट से घिरा हुआ है। तेल की कमी, गैस की कमी, खाद की कमी, छात्रों की क्राइसिस, महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत सफल प्रधानमंत्री हैं। आइए सुनते हैं अनुपम खेर ने क्या कहा। आइए देख लेते हैं अनुपम खेर की बाइट लेते हैं। सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज होना केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत और जनता के विश्वास का भी प्रमाण है। किसी भी लोकतंत्र में इतने लंबे समय तक जनता का समर्थन और विश्वास बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर मेहनत, स्पष्ट दृष्टि, कठिन निर्णय लेने का साहस और देश के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति अपने कर्म, परिश्रम और संकल्प के बल पर देश के सर्वोत्तम पद तक पहुंच सकता है। तो आपने देखा कि मोदी जी की जमकर अनुपम खेर ने तारीफ की है। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी की तारीफ हो रही है या करवाई जा रही है। अब देवेगौड़ा ने मोदी जी की तारीफ करके और इतना बड़ा बड़ा उन्होंने क्यों लिखा। आज ये सारी बातें हैं कि जब देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है और मोदी जी की इस समय जमकर तारीफ हो रही है। अगर इसी की तुलना आप पिछले सालों में करें, जब यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की पॉलिसी पैरालिसिस, मनमोहन सिंह करके जो फ्रेजेस थे, उनका इस्तेमाल उस समय के प्रधानमंत्री के लिए किया जाता था। उस समय के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, लेकिन आज के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक सफल बनाने की और उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। आज क्या कहेंगे, ये जो नया रिकॉर्ड मोदी जी ने आज कायम किया है कि देखिए ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये रिकॉर्ड बनाने की आज जो एक कवायद है और जो आज इसके बारे में पूरी बातचीत हो रही है, क्या इस बातचीत को जानबूझकर करवाया जा रहा है? एक ये सवाल है, क्योंकि देश इस समय बहुत बड़े संकट के बीच से गुजर रहा है। हमारे साथ टीके राजलक्ष्मी है, जो कि एसोसिएट एडिटर है हिंदू की। आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी शायद विवेक देश पांडे भी आ जाएंगे, अगर वो होंगे तो आप उनको एडमिट कर लीजिएगा। मैं राजलक्ष्मी से शुरू करती हूँ कि राजलक्ष्मी, ये जो मोदी जी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, अभी मोहनदास पाई का भी मैं एक ट्वीट देख रही थी, उन्होंने भी बहुत लंबे चौड़े कसीदे पढ़े हैं मोदी जी के लिए। उसके बाद एचडी देवेगौड़ा, अनुपम खेर, आज ये इस चीज को लिखा जा रहा है और सब लोग, अमित शाह ने भी मोदी जी को कांग्रेचुलेट किया कि देखिए आज आपने 12 साल पूरे कर लिए। आखिर ये क्या, ये कौन से रिकॉर्ड की याद दिलाई जा रही है आज मोदी जी को, या बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है?
अब ऐसा है कि नीलू, इनके पास एक बहुत ही मतलब तगड़ा पीआर पीआर मशीनरी जिसको हम कहते हैं, जो जो नेहरू जी के पास तो नहीं था। तो ये एक बड़ा एक डिसएडवांटेज था अ, हाँ, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के पास, कि उनके पास एक पीआर का पूरा एक तंत्र नहीं था, जिससे कि वो अपनी बात और अपने पॉलिसीज का जो बखान कर सके। और दूसरा चीज कि पूरे जो मीडिया पर जो उस प्रकार से कंट्रोल भी नहीं था। लेकिन आज आज के दौर पे हम देखते हैं कि कोई कोई भी इस सरकार के खिलाफ अगर कहे, तो वो बहुत ही अलग तरीके से जो है देखा जाता है। तो ये तो स्वाभाविक था कि आज मतलब 12 साल जो है होने के बाद, मतलब उनके टर्म का जो है, उनके उनके नेतृत्व के नीचे जो हुए 12 साल, तो उसको लेके आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज बीजेपी जो अध्यक्ष है, हाँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा, जिसमें उन्होंने सारे जो है कैबिनेट मंत्रियों के साथ कुछ जो है बातचीत भी रखी थी। और उसमें पूरे सरकारी जो है गुणगान ही अ, 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 गाने का काम किया गया। अब आप देखिए मतलब पृष्ठभूमि में क्या हुआ, इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, और जिसमें लाखों के तादाद में, मतलब कोई 1000-2000 नहीं, मतलब लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए हैं, उनके फ्यूचर्स बिल्कुल बर्बाद हुए हैं। एक भी शब्द उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा। तो प्रधानमंत्री को जो कहना चाहिए था ये, क्योंकि वो हमेशा अपनी मन की बात में काफी स्टूडेंट्स को जो है प्रोत्साहित करते हैं, और कहते हैं कि भाई एग्जाम्स की तरफ कैसा उनका अप्रोच होना चाहिए, बहुत हिम्मत के साथ लेना चाहिए, वगैरह वगैरह करते रहते हैं। लेकिन उनकी तरफ से एक शब्द भी नहीं निकलना कि वो समझते हैं क्या हुआ है, और हम इस सिस्टम को हम रेक्टिफाई करेंगे, एक आश्वासन देने वाली बात थी जो बिल्कुल टॉप मोस्ट लीडरशिप से आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन उल्टा ये हो रहा है कि उनके जो चुनिंदे जो ये पीआर मशीनरी के जो लोग हैं, चाहे वो फिल्म से जो है संबंध रखते हैं, वो अच्छा अनुपम खेर का तो पुराना है, वो तो पुराने भाजपाई समर्थक रहे हैं, और खासकर मतलब मोदी जी के। तो इस पे तो जो ऐसे ही लोगों को अगर प्रोजेक्ट करना है, तो वो क्या कहेंगे सबको पता है एक हिसाब से। अगर आप एक न्यूट्रल अगर 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 ओपिनियन चाहते हैं, तो उसको तो आप और लोगों से व्यूज लीजिए, जो सोशल मीडिया में आपको जो है काफी मिलेंगे कि जो खुले तौर से जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है। और तो यही है, क्योंकि एक सिनिसिज्म आ चुका है इस देश में कि भाई कि अब जो भी कह लो या जो भी कर लो, ज्यादा कुछ जो है हमारी जिंदगी में चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा, ये भी बार बार कहना कि वो एक साधारण जो है बैकग्राउंड से आते थे, बहुत ही साधारण परिवार था उनका, बहुत बहुत जद्दोजहद और बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। भाई अगर आपकी जीवनी अगर साधारण रही हो, तो आपको आज के देश में साधारण लोग के साथ क्या हो रहा है, हाँ, उसके बारे में कुछ तो जानकारी या कुछ तो सहानुभूति होनी चाहिए ना। और फिर हाँ, और फिर दूसरी चीज है ये विदेश नीति को भी लेके नीलू, सबको पता है कि इस दौर पे मतलब भारत की सरकार का क्या रुख रहा है, और क्या जो है रवैया रहा है, जिसमें कि उनको जो है कमजोरी, हाँ, उनको कमजोर ही सब सब देख रहे हैं कि वो जो है कमजोर दिखते आ रहे हैं। ये नहीं कि वो एक मजबूत पोजीशन से जो है अमेरिका को या किसी अन्य देश को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई ऐसा है कि भारत के हित में जो है हम वो करेंगे, और आप लोग हमें जो है डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। अगर आज के प्रधानमंत्री अगर वो अगर कह देते, तो हम उसको मानते, भाई ये है प्रधानमंत्री, कि ऐसा होना चाहिए इंसान को, है ना। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ पे उनको इंटरवीन करने की जो है जरूरत साधारण लोग, हाँ, जो है महसूस करते हैं। जैसे आज के दौर में नीलू, 4000 रुपए में अगर आपको, हाँ, आपको गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा हो, तो वो कहाँ से साधारण लोगों के साथ सहानुभूति रखने वाली बात हुई, है ना। तो कोई जो है इंटरवेंशन जहाँ पे होना चाहिए वहां पे नहीं नजर आ रहा। सिर्फ अगर तारीफों का पुल अगर बांधना है, और जो है अपनी सारे जो लोग जो लग रहा है कि ये जबरन मोदी जी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, आपको ये लगता है? बिल्कुल
ओके, प्लांटेड ही लग रहा है नीलू, ये तो प्लांटेड ही लग रहा है। इसमें कोई अगर ऑब्जेक्टिवली, हाँ, अगर अगर एक्चुअली अगर असेसमेंट करना है तो आप ऑब्जेक्टिवली कराइए ना, कुछ तारीफ भी करिए और कुछ क्रिटिसिज्म भी करिए। अगर सिर्फ एक तरफा जब होता है, तारीफ होता है, तो लगता है बॉस कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, है ना? मैं विवेक के पास आती हूँ कि आज ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार 4,399 दिन वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। आज योगी जी, तमाम लोग उनको बधाई दे रहे हैं कि आपने 12 साल का कार्यकाल पूरा किया। एचडी देवेगौड़ा ने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल लिख डाला और इस तरीके से उसके कसीदे पढ़े हैं कि आपको देख के भी समझ में आएगा कि आप खुद बोलेंगे कि इसकी कितनी लाइनें गलत है। आखिर ये जबरन तारीफ कराने का मामला आपको लग रहा है क्या? एक ऐसे समय में जब देश सवाल पूछ रहा है, मोदी जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, विदेश नीति ध्वस्त है, महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीजें सामने दिख रही हैं, लेकिन मोदी जी को हम अभी भी महान बता रहे हैं कि मोदी जी से महान कोई प्रधानमंत्री नहीं है। नीलू, ये जो 12 साल का ऑक्सीजन है, ये दिखाता है कि भाजपा और मोदी और उनका पूरा इकोसिस्टम, इनका जो नेहरू जी के बारे में जो ऑब्सेशन है कि मोदी जी और नेहरू जी का कंपैरिजन करना। मोदी जी खुद ही भी नेहरू जी के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं और वो ये मानते हैं कि वो नेहरू जी से ज़्यादा काबिल और नेहरू से ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर भारत के रहे, वो खुद मानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो नेहरू जी की आलोचना करते हैं आए दिन, वो दिखाता है कि वो ये समझते हैं कि वो नेहरू जी से ऊपर है, नेहरू जी से ज़्यादा समझदार प्राइम मिनिस्टर है। एक बहुत ही टेलिंग कॉन्ट्रास्ट दोनों के बीच में है। नेहरू जी जो है वो लिबरल सोशल ऑर्डर रिप्रेजेंट करते थे, वो सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे और वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में विश्वास करते थे। और नरेंद्र मोदी कंप्लीटली इन चारों काउंट्स पर एंटीथेसिस है नेहरू का। मतलब न मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, न वो लिबरल है, न वो सोशलिस्ट है, न वो सेकुलर है। वो पूरी तरह से एक कम्युनल प्राइम मिनिस्टर है और उनके ऐसे कई वक्तव्य आए हैं और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम देश में हो रहा है और उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर रहे हैं, एक मूक दर्शक बने हुए हैं, वो स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि वो नेहरू जी के सेकुलरिज्म का पूरी तरह से एंटीथेसिस है। नेहरू जी जो है वो सोशलिज्म के पक्षधर थे। मोदी जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म के पक्षधर है। मतलब जिस तरीके से अदानी, अंबानी और कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट देश की पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में कर रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि नेहरू जी और मोदी जी के बीच में कितना अंतर है। ये तो अपने आप में अलग बात है कि नेहरू जी जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में 12 साल जेल में रहे। मोदी जी अनफॉर्चुनेटली 1950 में उनका जन्म हुआ, स्वतंत्र भारत में हुआ, नहीं तो शायद वो भी जेल जाते। बाकी जैसे आरएसएस वाले जेल गए कई स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, वैसे मोदी जी भी जाते, क्या भरोसा है। तो मैं मजाक में ये कह रहा हूँ क्योंकि आरएसएस तो इस तरह से स्वतंत्रता बिल्कुल जाहिर तौर पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से अपने आप को अलग रखा था और ये अपने स्वयंसेवकों को बताया था कि इससे दूर रहो, पर्टिकुलरली 42 के आंदोलन से भी दूर रहे। तो और किताबें लिखी उन्होंने जेल में बैठकर, इतनी बहुत ही सुंदर किताबें उनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने वहां। तो जो विद्वत्ता है नेहरू जी की वो और मोदी जी की विद्वत्ता, लैक ऑफ इट जो भी आप कहे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये पूरी तरह से एंटीथेटिकल एक एंड है। जो दौर शुरू 43 में, आज 2026 में भारत बिल्कुल दूसरे सिरे पर खड़ा है। जिन वैल्यूज को लेकर भारत, स्वतंत्र भारत का एक जर्नी शुरू हुआ था, उन सारे वैल्यूज को ताक पर रखकर आज जो कुछ भी चल रहा है, तो ये अगर कोई किसी तरह का रिकॉर्ड है तो है। तो माना जाए कि बिल्कुल भारत की पूरी वैल्यू सिस्टम को उथल पुथल करके मोदी जी ने पूरी तरह से एक एंटीथेटिकल वर्ल्ड व्यू वाला सिस्टम खड़ा कर दिया है। ये हुआ है। और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि आम आदमी जो है, मतलब मैं समझ सकता हूं कि आप किसी तरह की डिक्टेटरशिप चला रहे हो, लेकिन उसमें आम आदमी का फायदा हुआ है। फिर भी वो किसी भी तरह से वो डिफेंसिबल होता ही नहीं है। जैसा सिंगापुर में हमने देखा है, हमने चाइना में देखा है, डिक्टेटरशिप है लेकिन आम आदमी को इतना दुख नहीं पहुंचता है वहां जितना
भारत में पहुंचाया जा रहा है। मतलब जिस तरीके से अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, पर कैपिटा जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, तो ये सारी जो और इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। तो ये सारा जो एक पिक्चर इन कॉन्ट्रास्ट नेहरू एरा और मोदी एरा के बीच में हमको देखने को मिल रहा है, वो अगर किसी तरह का रिकॉर्ड है तो है, माना जाए कि बिल्कुल मोदी जी ने वो कर दिखाया जो लेकिन ये नेहरू जी नहीं कर कहना सके। नहीं विवेक, लेकिन ये कहना कि आज अब उनके जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल मेरे हाथ में ही है और उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ लिखा है कि भई नेहरू के सामने इतने चैलेंजेस नहीं थे जितने कि मोदी जी के सामने हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में ये चीज़ लिखी गई है और पहला जो अच्छा। लाइन है आर्टिकल का वो यही है कि मोदी इज नाउ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सर्विंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। दिस सरपासेस नेहरू's record. More importantly, it speaks volumes about how democracy hasn't just survived but thrived in India. उसके बाद क्यों सफल है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि मोदी जी बहुत रिफ्लेक्टिव हैं, मोदी जी ओपन टू स्क्रूटनी हैं, मोदी जी जिस समय 12 सालों से प्रधानमंत्री हैं उतनी जनसंख्या नहीं थी जिस समय नेहरू जी थे, उतने सारे पॉलिटिकल दल नहीं थे, केवल 53 राजनीतिक दल थे जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। आखिर ये इस तरीके का आर्टिकल का औचित्य क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों लिख रहे हैं देवेगौड़ा जी? क्या किसी लालच में उन्होंने लिखा या फिर उनको लग रहा है कि भाई उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए मोदी जी के कसीदे पढ़ बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। देवेगौड़ा जो है वो ये सोचते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से बाकी रीजनल पार्टीज को बीजेपी ने खा लिया है, मेरी जो पार्टी है वो बची रहे और मोदी जी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, ये शायद उनकी अपेक्षा है। लेकिन ये चाहे आज एक आर्टिकल लिखा, कल दूसरा लिखा, 100 आर्टिकल लिख ले ये, लेकिन जब समय आएगा तो मोदी जी उनकी पार्टी को भी खा जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो ये सारी मतलब जो आज मोदी जी के साथ में खड़े हैं, कल जो खड़े थे वो खत्म हो गए, आज जो खड़े हैं कल इनकी बारी है। मतलब देवेगौड़ा की बारी है, कल टीडीपी की बारी है, जेडीयू की भी बारी है। आज नहीं कल इनकी पार्टियों का भी वही हश्र होना है जो बाकी सारी रीजनल पार्टीज का हुआ। अभी रिसेंटली हमने टीएमसी के साथ वो होता हुआ देखा है। लेकिन ये मोदी जी ने सबसे उसमें आयरॉनिकल बात ये है कि बिना कुछ किए मोदी जी का इतना बड़ा पर्सनैलिटी कल्ट बना है। मतलब क्या है, पूरा डिजास्टर्स परफॉर्मेंस है। आप इकोनॉमी देख लीजिए, आप एक भारत का शोषण का ताना बाना जिस तरह से उन्होंने तोड़ दिया है वो देख लीजिए, आप देश की राजनीति देख लीजिए, पूरी तरह से एक वेंजेंस की राजनीति, बदले की राजनीति में तब्दील कर दी है नेहरू ने। तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों फ्रंट पर जो मोदी जी का डिजास्टर्स परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद उनका जो रुतबा है और उनका जो पर्सनैलिटी कल्ट है वो कायम है। तो ये पूरा एक ग्लोबलाइजेशन प्रोपेगेंडा का जो टेक्निक है, जिसमें ट्रिकरी है, जिसमें पूरे झूठ बातों को एक बड़ा चढ़ाकर बताने का जो एक टेक्निक है, उसको इस तरह से इन लोगों ने मास्टर किया है कि नरेंद्र मोदी आज भी एक बहुत ही बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनकी इमेज बनी हुई है। ऑफ कोर्स वो लेकिन सबसे ज्यादा नेहरू और मोदी के बीच में सबसे बड़ा फर्क ये है कि नेहरू पूरे अपोजिशन को साथ में लेकर चलते थे। वो पोलराइजिंग फिगर बिल्कुल नहीं थे। उस समय भारत पूरा एक था, हिंदू मुस्लिम या फिर रूलिंग पार्टी वर्सेस अपोजिशन, इस तरह का इतना बड़ा पोलराइजेशन जो नरेंद्र मोदी ने आज किया है वो तो पूरा देश यूनिफाइड था, देश की यूनिटी इंटैक्ट थी। आज मोदी जी ने देश का जो पोलराइजेशन किया है रिलीजन के फ्रंट पर और पॉलिटिकल फ्रंट पर, वो मुझे नहीं लगता कि इनके जाने के बाद भी, जब ये सत्ता से खारिज हो जाए उसके बाद भी, ये जो पोलराइजेशन है इसको खत्म करने के लिए न जाने कितने दशक लग जाएंगे। तो जो डैमेज मोदी जी ने करके रखा है वो अगर किसी तरह का रिकॉर्ड है तो है। लेकिन ये पिक्चर इन नेहरू रिप्रेजेंटेड a constitutional an India which actually believed in constitutional values, liberal values, secularism, socialism, और मोदी जी कंप्लीटली उसके विपरीत जो भी है उन सारे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भारत के लिए बहुत ही एक डेंजरस स्थिति में भारत को इन्होंने पहुंचा दिया है। और ये कितने साल और रहेंगे, इसके ऊपर भारत की स्थिति क्या और कितनी बुरी होगी ये अभी डिपेंड करता है। तो 12 साल तो हो गए, देश के 12 अभी पूरी तरह से बजे नहीं है। पता नहीं और क्या क्या होना बाकी है। लेकिन ये अगर इसका अगर कोई रिकॉर्ड ये सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि ये डिजास्टर्स 12 साल
देश के एक बहुत ही सुवर्ण युग की तरह सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। नथिंग कैन बी मोर डिजास्टर्स देन दिस। नीलू, अब मैं अंतिम कमेंट के लिए राजलक्ष्मी के पास आ रही हूँ कि राजलक्ष्मी, ये जो क्या लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि भाई आप इतने संकट में हैं और इस समय मोदी जी की ब्रांड मुझे नहीं पता कि इस समय कितनी इंटैक्ट है, लेकिन जिस तरीके का क्राइसिस देश में है, तो आपको क्राइसिस देख के क्या लग रहा है? क्या ये जबरन इस तरीके के आर्टिकल्स लोग लिख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि लिखवाया जा रहा है, या फिर लोग डर की वजह से लिख रहे हैं कि भाई अपनी जान बचानी है, अपनी खाल बचानी है, तो कुछ तारीफें ही लिख दो, कम से कम हम तो बच जाएंगे? क्या ये फीलिंग? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली नीलू, ये जो गवर्नमेंट का स्टॉक काफी जो गिरा है, मतलब इमेज के हिसाब से, और खासकर एजुकेशन में जो हो रहा है और जो भी हुआ है, सबने देखा है, तो उसमें उनके इमेज को काफी बड़ा डेंट लगा है। फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो उभर के आना, या जो भी पूरा जो 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 पिछले 1-2 हफ्ते से जो चल रहा है, तो ये तो इसीलिए ये तो इस टाइप के आर्टिकल्स है ना, फोर्स तो है ही, ये तो फोर्स तो है ही, लग ही रहा है। और खासकर देवेगौड़ा जी को ये लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो खुद ही मतलब फार्मर लीडर है, ठीक है, आज के दौर में जेडीएस और बीजेपी एक साथ है कर्नाटक के संदर्भ में, और वैसे भी नेशनली, लेकिन उनको ये लिखने की क्या पड़ गई? क्योंकि वो तो हमेशा ही इस सरकार के एकदम घनघोर जो है क्रिटिक रहे थे, और खासकर फार्मर्स के इश्यू पर, और वो खुद अपने आप को कहते थे दैट आई एम द हम्बल सन ऑफ अ हम्बल फार्मर वगैरह वगैरह, है ना। और जब 2 साल जब फार्मर्स की एजिटेशन हुई थी, जिसपे इस सरकार ने उनकी कुछ नहीं सुनी, उनके ऊपर उनकी लाठी चार्ज, वाटर कैनन वगैरह सब जो छुड़वाए गए, और उनको यहाँ दिल्ली में तक एंट्री नहीं करने दिया। फार्मर्स एजिटेशन जो सबको पता है, जो 3 कानून बने थे, तो अगर वो देखा जाए तो एटलीस्ट उसके हिसाब से तो देवेगौड़ा जी को तो नहीं कहना चाहिए कि, और मतलब उनको तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ जो इंटेलेक्चुअल जो ऑनेस्टी कहते हैं ना, वो होना चाहिए जो इंसान में, है ना। अगर वो होता तो शायद वो इस प्रकार का वो जो है नहीं लिखते। लेकिन उन्होंने क्यों लिखा, क्या, वो तो इतने सालों से तो साइलेंट ही रहे हैं, वो ऐसा कोई पब्लिकली तो आते हुए कुछ देखा नहीं। तो इस दौरान तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि एनडीए में और खासकर जो है बीजेपी में ये एक जरूरत आन पड़ी कि कुछ लोगों से जो है कहलवाया जाए, कुछ पॉजिटिव चीजें और लिखवाया जाए जो एटलीस्ट दिखेंगे कि न्यूट्रल है, ठीक है, जो ऑब्वियसली उनके साथ नहीं है, उनको थोड़ा सा हट के, तो आई थिंक उसमें जो है देवेगौड़ा जी फिट बैठते हैं, मेरे हिसाब से। लेकिन उनको ये करने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट ये करके उन्होंने अपने स्टेचर को मतलब थोड़ा सा डैमेज ही किया है। और जहाँ तक नेहरू जी और इनके मोदी जी के जो कंपैरिजन की बात है, सबसे पहली बात तो नीलू, मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी का जो इश्यू है ना, वो नेहरू ने बिल्कुल सही पकड़ लिया था कि इस देश में अगर आप अगर कुछ सेक्टेरियन टाइप की अगर राजनीति अगर करते हैं तो नहीं चलेगा इस देश में, क्योंकि इस देश की जो मतलब डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल छिन भिन्न हो जाएगी, है ना। तो वो ये समझते थे, तो तो इसीलिए इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ। और और बी आर अम्बेडकर भी इस बात को समझते थे कि कि इस देश को अगर जो यूनिफाई करके रखना है तो हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज का जो निर्धारण हमें करना पड़ेगा, और ये जो है सेक्टेरियन कम्युनल पॉलिसी से नहीं चलेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है आज जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो उस टाइम पे भी जो चैलेंजेस थे, क्या वो कम थे क्या? हम एक एग्रीकल्चरली हम डेफिसिट स्टेट थे, कंट्री थे, ठीक है, अभी सरप्लस हो गए हैं, अभी हम एक्सपोर्ट तक करते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स, है ना। तब फैमिन्स वगैरह का सब जो है पृष्ठभूमि सब था उस वक्त, है ना। और और फिर जो पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करना, आज के दौर में तो पब्लिक सेक्टर को जो है बेचा जा रहा है, उसको कमजोर कर रहे हैं, है ना। तो ये जो नींव जो रखी थी, मतलब नींव रखना जो आसान नहीं था, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस जो जिस स्थिति में देश मतलब मिला था नेहरू को, वो इतना कोई फ्लैटरिंग नहीं था, मतलब जो हाईली एक्सप्लॉइटेड था, पूरा लूट
पूरा लूट यहाँ से हुआ था, हाँ, अंग्रेजों ने पूरा खोखला छोड़ दिया था, हाँ, एक हिसाब से देखा जाए तो। उसको पूरा मतलब रिस्ट्रक्चर करना और रीबिल्ड करना और इस स्थिति में जो है ले आना, उस पर आज प्रहार हो रहा है, उस पर आज जो है प्रहार हो रहा है। पब्लिक सेक्टर पर प्रहार हो रहा है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर प्रहार हो रहा है, सेक्युलरिज्म पर प्रहार हो रहा है। सोशलिज्म तो पता नहीं कहाँ रह गया, ये लोग तो सोशलिज्म को भी जो है निकालना चाह रहे हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ फ्लैटरिंग नहीं है जो आज के दौर में हो रहा है। ये हम कह ही नहीं सकते कि बहुत अच्छा हो रहा है। और बिल्कुल। सिर्फ आप चंद जो है आपका टर्म थोड़ा सा लंबा है, नेहरू जी को आप सरपास कर रहे हैं, वो कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं है बाय इटसेल्फ। किस जो है बेसिस पर आपने अपनी टर्म को चलाया है, वो देखना ज्यादा जरूरी है नीलू, इजंट इट? है ना, किस आधार पर आपने चलाया है अपनी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, टीके राजलक्ष्मी, विवेक, थैंक यू सो मच। एक जो फर्क दोनों के बीच में, एक महत्वपूर्ण फर्क यह है कि नेहरू वाज अ ग्लोबल स्टेट्समैन, और ये सिर्फ अपने जितने भी भक्तगण हैं उसमें प्रोपेगेंडा करते हैं कि मोदी जी, दुनिया पूरी मोदी जी की बात सुनती है। एक्चुअली पूरी तरह से उसका उल्टा है। जिस तरह से अमेरिका ने भारत को पिछले कई महीनों से अपमानित किया और मोदी जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये भी एक पिक्चर इन कॉन्ट्रास्ट है। नेहरू जब विदेश जाते थे तो उनका जिस तरह से स्वागत होता था, उस समय भारत एक बहुत गरीब देश था। पॉलिटिकली, इंटरनेशनली भारत का कोई सिग्निफिकेंस वैसे तो नहीं था, इकोनॉमिकली भी कुछ हम लोग बहुत ही पीछे थे। उसके बावजूद नेहरू जी का पर्सनल जो चार्म था, पर्सनल जो इंप्रेशन था, वो दुनिया पर इतना अच्छा था कि उनको वर्ल्ड लीडर उस समय माना गया था। और इन्होंने जो इनहेरिट किया है, मोदी जी ने जो 2014 में इंडिया इनहेरिट किया, वो तो इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग इंडिया उन्होंने इनहेरिट किया। उसके बावजूद पिछले 12 साल में जो देश की आर्थिक जो नीति है और आर्थिक जो स्थिति है, उसका जो उन्होंने पूरी तरह से उसको जो डिस्ट्रॉय किया है, वो यानी कोई उन्हीं के जैसा कोई नेता कर सकता है। मतलब ओनली मोदी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो ये बहुत फंडामेंटल फर्क है मुझे लगता है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।